नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यह पाठ बिछेंद्री पाल को लेकर के लिखा गया है। जैसा कि हमने बताया कि बचेंद्री पाल अपने जीवन के एक अनूठे कार्य को लेकर के यहाँ पर एक वृत्तांत लिखा है और ये वृत्तांत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो उनका अनुभव है वो अनुभव उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो हमारे पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, यानी कि बचेंद्री पाल अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एवरेस्ट पर किस प्रकार चढ़े, कब चढ़े, क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी और किस प्रकार से उन्होंने इन कठिनाइयों का सामना करते हुए विजय हासिल की। तो ये जो एक विजय यात्रा है बचेंद्री पाल की, उन्होंने इस पाठ के द्वारा हमें बताया है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर चलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फ़ोटो है जिसमें बचेंद्री पाल हैं और इनको पर्वतारोही भी कहा जाता है क्योंकि इनका प्रमुख कार्य पर्वतारोही का कार्य है। और ये जो प्रतिभा है, ये प्रतिभा इनकी बचपन से ही थी और बचपन से ही इन्होंने पर्वतारोहियों का काम करना प्रारंभ कर लिया था। कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक स्कूल यात्रा के दौरान एक शिखर पर एक चढ़ी थी। तब से इनका हौसला और बुलंद हो गया था और अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा वहाँ से इनको मिली थी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की शान बचेंद्री पाल, यानी कि ये स्पष्ट हो रहा है इससे कि ये उत्तराखंड की रहने वाली है। और कहा जाता है कि एक छोटे से गांव में रहते थे जहां पर इनको कोई सुख सुविधा भी नहीं मिलती थी। इसके बावजूद भी इन्होंने अपना नाम रोशन किया है अपने उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा। तो अब हम हमारे पाठ की ओर चलेंगे ताकि हम इनके अनुभव को अपने जीवन में उतार सकें, कुछ सीख ले सकें। तो हम अब हमारे पाठ की ओर चलेंगे। हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम बचेंद्री पाल के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली ज़िले में बम्पा नाम के गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरांचल में चमोली जिला है और वहाँ पर बम्पा नाम का एक गांव है। वहाँ पर 24 मई 1954 को, यानी कि 24 में 1954 को इनका जन्म हुआ था। बचेंद्री अपनी माँ हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी, यानी कि इनकी माता का नाम क्या था? हंसा देई नेगी और पिता का नाम क्या था? किशन सिंह पाल। इनकी यह तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, यानी कि पढ़ाई का जो खर्च होता है उसे वहन करने में वह असमर्थ थे। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, यानी कि कक्षा 8 तक उनके पिताजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च किया और उसके बाद असमर्थ दिखाई दे रहे थे। अतः बिछेंद्री पाल ने अपना खर्चा पढ़ाई का स्वयं उठाने का निश्चय किया और सिलाई कढ़ाई करने लगी और अपने पढ़ाई का खर्चा
स्वयं करने लगी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को, बचेंद्री के प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, यानी कि उनके पिता को इस बात के लिए मनाया कि उसको कक्षा 10 के आगे भी पढ़ना चाहिए। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। ऐसी विकट परिस्थितियाँ थी उनके पास, वो पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने संस्कृत में एमए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने बीएड भी किया। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। और ये जो लक्ष्य प्राप्त करने का इनका जो समर्पण भाव है, यही भाव एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही यानी कि भारतीय पहली महिला थी ये, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और विजय प्राप्त किया। तो बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब ये छोटी थी तब से ही इनको बहुत चाव था, बहुत इच्छा रहती थी पहाड़ों पर चढ़ने की। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। इनका जो बड़ा भाई है वो बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने से रोकता था और इनसे जो छोटा भाई था उसे चढ़ाने के लिए वो प्रेरित करता था। तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि वो जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। वह मन ही मन में सोचती थी कि मेरा छोटा भाई जो काम कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये उसके मन में प्रश्न चलता रहता। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं, ये उसके मन में प्रश्न चलता था। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था। पहाड़ों के ऊपर एक ऊंचा गांव था, उसमें इनका परिवार रहता था। अतः पहाड़ों पर चढ़ने की जो इनकी इच्छा थी वो पूरी होती रही थी बचपन में भी। और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में, और कुछ समय तराई में रहते थे और कुछ समय पहाड़ों के ऊपर। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। जब वो पहाड़ के तराई वाले क्षेत्रों में रहते थे, उस समय स्कूल जाने के लिए 4 मील उनको पहाड़ों को चढ़ना और उतरना पड़ता था। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंट फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। यानी कि वह दिन एक आ ही गया था कि उनको एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त करनी है। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। यानी कि जो हमारा यह पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये बचेंद्री पाल ने खुद ने लिखा है अपना यात्रा वृत्तांत पर्वतारोहण यात्रा। तो
प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। यानी कि इनकी लिखने की जो कला है वो एक उत्कृष्ट कला है, उच्च श्रेणी, उच्च कोटि की कला है कि उसे पढ़ते वक्त पाठक को भी ऐसा महसूस होता है कि वो एवरेस्ट पर चढ़ रहा है और उन मुसीबतों को, उन आपदाओं को वो झेलते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो ये एक लेखक की कला पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से लिखता है। तो ये बछेंद्री पाल ने अपने इस लेखन में ऐसा गुण या ऐसी कला डाली है कि इसे पढ़ते वक्त पाठक को भी ऐसा महसूस हो जाता है कि वो एवरेस्ट पर चढ़ रहा है और आपदाओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ रहा है। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम हमारे पाठ के शब्दार्थों को देख लेते हैं ताकि हमें ये पाठ पढ़ने में, उनके शब्दों के अर्थ को समझने में सरलता रहे। अब हम हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे ताकि हमें पाठ को समझने में थोड़ी आसानी रहे, सरलता रहे। तो पहला शब्द है हमारा अभियान, यानी कि चढ़ाई, आगे बढ़ना या किसी काम के लिए प्रतिबद्धता क्या कहलाता है? अभियान कहलाता है। दुर्गम यानी कि जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो या कठिन हो। हिमपात यानी कि बर्फ का गिरना। आकर्षित यानी कि मुग्ध होना, आकृष्ट होना। अगला है अवसाद अर्थात उदासी। ग्लेशियर अर्थात बर्फ की नदी, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। अनियमित यानी कि नियम के विरुद्ध अर्थात जिसका कोई नियम ना हो, अनियमित कहलाता है। आशाजनक यानी आशा उत्पन्न करने वाला, जिसे हमें आशा हो। भोचक्की अर्थात हैरान। अव्यवस्थित यानी कि व्यवस्थाहीन अर्थात जिसमें कोई व्यवस्था नहीं हो। प्रवास यात्रा में रहना। हिमविदर दरार या तरेड़। आरोही ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात अर्थात मशहूर या प्रसिद्ध। अभियांत्रिकी अर्थात तकनीकी। नौसिखिया यानी कि नया सीखने वाला। विशालकाय पुंज अर्थात बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण, आरोहण का मतलब होता है चढ़ना या ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता या कर्म के प्रति निष्ठा रखना। उपस्कर, उपस्कर का मतलब होता है आरोही की आवश्यक सामग्री, यानी कि पर्वतारोही जो ऊपर जाते हैं तो अपने जो आवश्यक सामान लेके जाते हैं उसे हम उपस्कर कहते हैं। शंकु अर्थात नोक। उपलब्धि अर्थात प्राप्ति और जोखिम अर्थात खतरा। ये हमारे हुए इस पाठ के शब्दार्थ। उम्मीद करता हूँ आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा, और ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर, गृह कार्य की कॉपी के अंदर एक बार आपको लिखना है। धन्यवाद।